बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। मौज़ूआत आपने देख लिया आज के। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। देखिए नाज़रीन कराम, अस्सलाम वालेकुम। और देखिए अफ़गान माहदे पर अमेरिका के जो जो सिक्योरिटी अमूर के मोहतरम हैं, जो कि जैक सोलिन, उनका कहना यह है कि अफ़गान अमन माहदा के जो 29 फरवरी 2020 को हुआ था दोहा में, उस पर नज़रसानी करेंगे। और नज़रसानी करने के अंदर उन्होंने 4 पॉइंट कहे हैं कि आया तालिबान इसकी माहदे की पाबंदी कर रहे हैं। दूसरे ये कि क्या उन्होंने दहशत गर्दों से राब्ते तोड़ दिए हैं। तीसरा ये कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्द कम हुए हैं या नहीं, दहशतगर्दी का जोर टूटा है या नहीं। और चौथा ये क्या तालिबान अफ़गान हुकूमत के साथ बामानी मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं। अब इसका ये मतलब ये हुआ कि ये नज़रसानी का मतलब ये हुआ कि दे वांट टू रिविज़िट, और मेरे ख़्याल में ये माहदे को तोड़ेंगे। अब ये इस बात पर हम गुफ्तगू कर लेते हैं रहीमुल्लाह रहीमुल्लाह यूसुफ़ज़ई यूसुफ़ज़ई साहब साहब से। हमारे साथ रहीमुल्लाह टेलीफोन लाइन यूसुफ़ज़ई पे हैं। साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिरादर मोहतरम, खुश आमदेद आपको। और आज मैंने 23 तारीख को उनका मुज़ाकरात हुए, उनकी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जो कि हमदुल्लाह मोहिब से है, जो कि सलामती अमूर के मुशीर हैं अफ़गानिस्तान के। और टेलीफोनिक गुफ्तगू के अंदर उन्होंने ये कहा है, ज़ाहिर है कि दोनों में तो गुफ्तगू ये हुई है कि हम आपस में बाहमी तामुन बढ़ाएंगे, फ़लाना ये वो। लेकिन इसके बाद में उन्होंने जो बयान जारी किया है, उनके जो स्पोक्स पर्सन ने, खातून ने, जो वो ये कहा है कि 4 बातों पर हम इस माहदे पर नज़रसानी करेंगे और 4 बातें देखेंगे। आया तालिबान इसकी माहदे की पाबंदी कर रहे हैं। दूसरा ये कि उन्होंने दहशतगर्दों से राब्ते तोड़े हैं या नहीं। तीसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में दहशतगर्दी कम हुई है या नहीं। और चौथे ये है कि क्या तालिबान हुकूमत के साथ में, अफ़गान हुकूमत के साथ में बामानी मुज़ाकरात कर रहे हैं या नहीं। अब फरमाइए आपके इसका क्या मानी है। जी बिल्कुल, देखें, ये ज़ाहिर है एक नई हुकूमत आई है, नए सदर आए हैं जो बाइडन। तो ये हमेशा होता है, तकरीबन हर मुल्क में होता है, ख़ासतौर पे अमेरिका में, कि वो जो पिछली पॉलिसी होती है उसका फिर से जायजा लेते हैं, और जो उनकी अपना जो मंशूर है या पार्टी का जो मौक़िफ़ है उसकी रोशनी में ये फिर नए फैसले करते हैं। तो ये अफगानिस्तान की पॉलिसी जो थी ट्रम्प की, ज़ाहिर है उसका भी रिव्यू होगा, जायजा होगा। और अब तक जो इनके बयानात आते रहे हैं, यानी जो बाइडन एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया, अगर अमेरिकी फौज के निकलने के बाद तालिबान ने कब्जा कर लिया तो फिर आपका क्या मौक़िफ़ होगा। उसने कहा कि मेरी ज़ीरो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, मेरा काम अमरीकियों की हिफाजत करना है, मेरा काम ये नहीं कि मैं अफगानिस्तान की जंग जीतूं या हारूं। तो इस तरह के उनके ख्यालात हैं। सिर्फ ये एक मेरे ख्याल में बाइडेन चाहेंगे कि कुछ मजीद अरसे के लिए अपनी कुछ फौज अफगानिस्तान में रखें, यानी मई 2021 के बाद भी, और वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग करें। यानी उनको पूरा यकीन नहीं है कि तालिबान दहशतगर्दों के खिलाफ जंग करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये इसके ऊपर शायद बात होगी। लेकिन तालिबान कह चुके हैं कि एक बार तो सारे गैर मुल्की फौजियों को निकलना होगा। तो अगर फिर से बातचीत होती है तो ज़ाहिर तालिबान की भी कुछ शराइत होंगी, उसके बाद ही बात आगे बढ़ेगी। भाई, तालिबान ने तो जो बात कही है, 2 बातें बात की हैं कि तो निकलना, दूसरा ये कि इस्लामी हुकूमत, उस पर इन्होंने एग्री कर लिया है बज़ाहिर तो। जी अच्छा, वो जो उनका जो मुतालबा है कि शरीयत आए, इस्लामी हुकूमत आए, उसके ऊपर तो बातचीत हो रही है उनकी, और जो काबुल से 20 रुकनी जो डेलीगेशन आया है, तो ये तो बातचीत के जरिए ये फैसला होगा कि इस्लामी निज़ाम आएगा, किस तरह का इस्लामी निज़ाम होगा। एक तजवीज़ ये भी है कि उलमा की एक मुश्तरका कमेटी या कौंसिल बनाई जाएगी, और वो फिर फैसले करेगी कि कौन सा कानून इस्लामी है या नाकाफी है, या इसमें मजीद इजाफा होना चाहिए। तो एक किस्म की कंसल्टेटिव मुशावरती किस्म की एक कौंसिल होगी, उसके ऊपर भी बात हो रही है। तालिबान की तजवीज़ ये है इस तरह की। लेकिन ये ईरान की तरह नहीं होगा कि वहाँ पे जो उनके अयतुल्ला हैं, उलमा हैं, उनका मुकम्मल कंट्रोल है। मेरे ख्याल में यहाँ पर
नहीं नहीं, वो जमहूरी किस्म की आप याद करें जब अब्दुल्ला आए थे, उलमा की बनाई जाएगी। आप याद करें कि जब अब्दुल्ला यहाँ आए थे तो उन्होंने हमारी इस्लामी नज़रियाती कौंसिल के क़िबले अयाज साहब से मुलाकात की थी और मैंने उनसे इंटरव्यू किया था। तो उन्होंने कहा कि मैंने कहा पश्तो में आपसे बात की, उसने कहा जी पश्तो में बात की और जो एक दूसरी ज़बान है उनकी वो दरी या उसमें भी बात की। उन्होंने कहा कि उसमें गुफ्तगू के अंदर उन्होंने मुझसे ये सवालात किए कि नज़रियाती कौंसिल कैसे काम कर रही है, वो सारी बात से वो मुतमईन होकर गए हैं। आई थिंक वो उस पैटर्न पे जाएंगे, पाकिस्तानी नज़रियाती कौंसिल के पैटर्न पे। जी हाँ बिल्कुल, ये ज़ाहिर है वो भी देख रहे हैं कि इस तरह के इदारे कहाँ कहाँ पर हैं, कैसे काम कर रहे हैं, उनकी कितनी अफादियत है, ये क्या तालिबान इसके ऊपर जो है राजी हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की जो नज़रियाती कौंसिल है, इस्लामिक आइडियोलॉजी कौंसिल, वो इतनी मजबूत नहीं है, इतना उसका इफेक्टिव नहीं है। ये फैसले करते हैं लेकिन ज़ाहिर है हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करती। लेकिन ये है कि ज़ाहिर है अफगानिस्तान में तालिबान एक बड़ी कुव्वत है, तो वो कुछ अपनी बातें इनसे मनवाएंगे अफगान हुकूमत से, और अफगान हुकूमत के लिए जो मुमकिन नहीं होगा तो वो मुकम्मल तौर पर शरई निज़ाम को रद्द करे। तो इसके ऊपर तो बात चल रही है। तालिबान का ये मुतालबा था कि एजेंडा जो है उसमें पहला नुक्ता ये होना चाहिए कि सियासी निज़ाम कैसे होगा और इसमें शरीयत और ये इस्लामिक कानून का कितना अमल दखल होगा। हाँ, लेकिन भाई देखो बात ये है कि अगर उन्हें पहले जंगबंदी की बात की जाए तो ये दो मुख्तलिफ उनकी राय है, और इसलिए अभी तक एजेंडा जो है उसके ऊपर कोई फैसला नहीं हो सका। मेरे ख्याल में उनको ये जो हमारा तरीक़ाकार है ये फ्लेक्सिबल है, इसको वो चाहेंगे तो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इसको चाहें तो इसको वीक कर सकते हैं। हमारे पास वीक हालत में है, लेकिन जब भी चाहेंगे हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो मेरा मतलब ये है कि अगर तालिबान इस फैसले को भी मान लेंगे, अगर ये तरीका भी वजह करें, तो जब वो हुकूमत में आए तो उसको स्ट्रॉन्ग कर लें। तो लेकिन एक मसालत का एक बेहतरीन तरीका है ये वैसे। जी हाँ जी बिल्कुल, ये तो ज़ाहिर है आप तो अपनी राय दी है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर बातचीत हो रही है। ठीक हो गया। और वहाँ पे एक और भी मसला है कि वहाँ पे जो अहले तशरीह है तो उनके हवाले से भी अफगान हुकूमत, तो हमारे यहाँ भी तो अहले तशरीह की नुमाइंदगी मौजूद है ना, इसमें नुमाइंदे हैं बिल्कुल। इसमें हमारे यहाँ तो हमारे पास तो कंप्लीट सिस्टम है, उसमें अहले तशरीह की भी नुमाइंदगी है, अहले हदीस की भी है। ठीक है ना, वो तो ज़ाहिर है ये भी एक मॉडल है, और मुल्कों पे भी मॉडल है, ईरान का मॉडल भी है और मुल्कों पे भी है। वो तो उसके ऊपर बात हो रही है, उसके ऊपर बात हो रही है। लेकिन मेरे ख्याल में तालिबान चाहेंगे कि इससे ज्यादा मजबूत। हाँ, वो जाहिर है कि वो स्ट्रॉन्ग पीपल और वो अच्छी हालत पोजीशन में है। हम लोग तो ये ऐसे हैं ना कि जो अपना कहते हैं कि भाई चलो इस वक्त तो ये गुजारा यूँ कर लो, तो आप लोग तो काम चलाने के लिए करते हैं, लेकिन ये कि वो दे आर स्ट्रॉन्ग पीपल हैं, उन्होंने इतने 40 साल तक जंग लड़ी है। मैं ये समझता हूँ कि तालिबान इससे ज्यादा मौसर एक इदारा चाहेंगे, क्योंकि उनके ख्याल में शायद उनको पता है पाकिस्तान में वो रहे हैं, वो नहीं चाहेंगे कि इस तरह का एक कमजोर इदारा अफगानिस्तान। बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये बताइए कि जो अमेरिका के जो सूरत हाल है, जिस तरह की उनके यहाँ पर एक किस्म की खाना जंगी कैफियत हो रही है, तो ये फिर ये क्या ये एतदाल पसंदी की तरफ जाएंगे या जारियत पसंदी को छोड़ेंगे, तायब हो जाएंगे, या फिर ये लोग जो हैं या पेंटागन पर के कब्जा कंट्रोल कर लेगा जो बाइडन, या नहीं कर सकेगा? इसका जवाब ब्रेक के बाद ले लें। ब्रेक का वक्त हो गया, इसके बाद जवाब हम अब ब्रेक के बाद लेंगे। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। फिर साहब रहीमुल्लाह सुज़ई साहब टेलीफोन साहब फरमाएं, आपका जो आपने सवाल किया था उसका जवाब आप फरमा दीजिए। जी 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 बिल्कुल, मैं ये समझता हूँ कि देखें अमेरिका चूँकि एक बड़ी ताकत है, सुपर पावर है, और उनका दावा भी है कि वो वाहिद सुपर पावर है। अब नहीं है, अभी उनके जो नए लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि अभी भी हमारी बर्तरी पूरी दुनिया में बरकरार है। तो वो अपने मफादात की जंग तो लड़ेंगे, जहाँ जरूरत होगी वहाँ पे फौज भी रखेंगे, जो उनके अड्डे हैं उनको भी कायम रखेंगे, और अगर आइंदा जरूरत पड़ी तो मेरे ख्याल में वो जरूर चढ़ाई करेंगे, जिस तरह वो पहले
करते रहे हैं। लेकिन ये है कि उनको इराक और ये अफगानिस्तान और सोमालिया और यमन जहाँ जहाँ पे उन्होंने फौजी मुदाखलत की, वहाँ पे उनको नाकामी हुई। कोई भी जंग अमेरिका नहीं जीत सका, और जहाँ जिस मुल्क के अंदर ये गए उस मुल्क को तबाह करके रख तबाह दिया। करके आए, तबाही तो मेरे तबाही ख्याल तबाही। में जो बाइडेन ज्यादा मोहतात होंगे, और वो ऐसा नहीं कि वो भी ईरान के ऊपर चढ़ाई कर देंगे, बल्कि वो ईरान से बातचीत करना चाह रहे हैं। वो सबसे बड़ा मसला उनका ईरान से है और शुमाली कोरिया से है। तो शुमाली कोरिया का तो मुझे इल्म नहीं, लेकिन ये नौबत नहीं आएगी कि वहाँ पे वो हमला कर देंगे और कब्जा कर लेंगे। उनको पता लग गया है कि चाहे छोटा मुल्क हो, वहाँ पे अगर वो इस तरह की मुदाखलत करेंगे, हमला करेंगे, तो मुजाहमत होगी। और अमेरिका को ये मालूम हो गया, तकरीबन $2 ट्रिलियन खर्च कर दिए अफगानिस्तान में। 20 साल जंग हो रही है, सबसे लंबी जंग है अमेरिकी तारीख की। 24 सब उनके फौजी मारे गए और कितने जख्मी हुए सिर्फ अमेरिका के। और क्या हासिल हुआ? बिल आखिर तालिबान की जो उनका मुतालबा था, उनसे बातचीत करनी पड़ी, और फिर तालिबान से मुआहदा करना पड़ा, और अपनी फौज को निकालने का मुतालबा जो था वो तालिबान का वो मान लिया। और तालिबान के कहने पे अफगान हुकूमत को बातचीत में शामिल नहीं किया। हालांकि उनसे कैदी रिहा करवा लिया अमेरिका ने, तालिबान कैदी, लेकिन उनको बातचीत में शामिल नहीं किया था। तो ये अमेरिका को मेरे ख्याल में मालूम हो गया है। इसलिए मैं समझता हूँ कि शायद आइंदा के लिए अमेरिकी पॉलिसी में कुछ तब्दीली आएगी, और इस तरह की वो जारहियत जो करते आए हैं शायद उससे एतराज करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब रहमुल्लाह यूसुफ साहब, आपके हम मशकूर हैं कि आपने वक्त दिया। जी जी मिर्ज़ा साहब। अच्छा जैसा साहब, आप दूसरी बात हम कर लें कि पेंटागन में जो हुकूमत आई है, हुकूमत में जो लोग लिए हैं, जैसे एक तो करमाला हारिस जो हैं, ये साहबा जो हैं ये एक्चुअली क्रिश्चियन हैं जी, अमेरिकी नज़ाद है, उनकी वालदा अमेरिकन थी और ये तो यहाँ पैदा हुई हैं, और ये 56 साल की उम्र है, 1964 की इनकी पैदाइश है। और शी इज़ मैंने बेसिकली एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं। तो अब देखना ये होगा कि कश्मीर के मामले में ये क्या काम करती हैं। और इसमें दूसरा जो हम ले लेते हैं लॉयड ऑस्टिन का, हम पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि ये सेंट कॉम के भी थे, और फिर इन्होंने जोसेफ वोटल को भी, जो कि इसके चीफ्स रहे हैं, उसको सक्सीड किया था। और ये 1953 की पैदाइश है, 67 ईयर्स ओल्ड मैन है। सो ये काफ़ी मैंने आप देख लीजिए कि 56 साल करमाला की उम्र है, ये तो खैर यंग लेडी हैं, लेकिन इसके मुकाबले में 67 ईयर्स ओल्ड मैन है। तो काफ़ी तजुर्बेकार आदमी हैं, विज़ावी यानी उससे जो बाइडेन से 10 साल छोटे हैं। सो ऐसे तजुर्बेकार आदमी होने की वजह से जब उम्र जब बढ़ जाती है तो आदमी के अंदर इंसानियत के कुछ पहलू नुमायाँ होते हैं। जी। तो दूसरी बात आप ये ले लें, इनका जो वज़ीर ख़ारजा है जी, वो एंटोनी है ब्लिंकन जी, वो 58 साल का है, ये यंग मैन है। इनकी बीवी का एवान रेयान है, ये 1962 में पैदा हुए हैं। तो जो उनकी टीम है, मैं समझता हूँ काफ़ी संजीदा लोगों की टीम है, और वी वेलकम मिस्टर बाइडन। लेकिन ये कि हम समझते हैं कि वो जो बाइडन का जो एक तो ग्रेटर इसराइल का वो साथ न दें, कश्मीर का साथ न दें, फ़लस्तीनियों का साथ दें और कश्मीरियों का साथ दें, और फिर मुसलमानों का साथ दें। उन्होंने मुसलमानों से वो था बिल तो हटा लिया, जो पाबंदी लगाई थी, वो तो हम उसका शुक्रगुजार हैं। 7 मुल्कों पे। जी हाँ 7 मुल्कों पर। लेकिन ये कि उसने साइन तो अच्छे दिए हैं, लेकिन अपने मुल्क को भी बचाएं। हम नहीं चाहते कि अमेरिका तबाह हो, लेकिन बात वी आर ए गुड फ्रेंड ऑफ अमेरिका, लेकिन हम हमारे साथ में ये नहीं हो कि हमारे साथ में ज़्यादती करे कोई आदमी। लेकिन आखिर में यही होगा कि ये बात जब भी पता चलेगी कि पेंटागन उनके कंट्रोल में रहता है या वो पेंटागन के कंट्रोल में, पेंटागन की देखिए बुनियादी तौर पर जो पेंटागन के अपनी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डोमिनेट करती हैं सब सारी दुनिया के अंदर। जब भी कभी ऐसा नहीं होता है कि पॉलिसी ऐसे बन जाती है, और हमारे यहाँ जैसा है, लोग ये कहते हैं साहब आपकी फ़ौज करती है। भाई पेंटागन को अगर आप देखोगे तो सारी पॉलिसी वो चलाते हैं जी, नज़र नहीं आते आपको। अमेरिका का सदर तो वो, अब जैसे उसने सबसे ज़्यादा भांडा तो फोड़ा उसने, आपको याद होगा जो यहाँ का वो था, जो डीजी जो डायरेक्टर CIA का बना था, और जो यहाँ मैंने अफ़गानिस्तान में भी रहा है जी, उसने जो भांडा फोड़ा कि जब वो अफ़गानिस्तान की उसकी इराक़ पे हमला हो रहा था, कहने के साहब हम इराक़ पे हमला करने जा रहे हैं।
तो ये कहा कि वो मैंने बस खाम खा हमला करना चाहते थे, वो हमला कर दिया उन्होंने इराक़ पर। तो वो कहा कम कम प्लीज़, हमने कहा कि क्या करने जा, उसने पूछा क्या करना है, कहते हैं हम इराक़ पर हमला करने जा रहे हैं। उसने कहा इराक़ अलकायदा तो कोई ताल्लुक है, अगर नहीं, लेकिन हम किसी न कहीं पर तो हमला करना है हमें ना। तो बस ये जाके हमला कर दिया। जंग करने की आदत है जी, बदमाश, मैंने मतलब एक किस्म के जो काउबॉयज़म है वो इनका अंदर इनकी नफ्सियात के अंदर है। अगर दोनों पार्टियों का ही मवाजना करें, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन, तो देखा गया कि रिपब्लिकन ज़्यादा जंग की तरफ माइल है। हाँ, जंगी करते हैं। और लेकिन इस दफ़ा जो आदमी ला के आए हैं रिपब्लिकन, वो बहुत ही ज़्यादा यानी बहुत ही ज़्यादा बेवकूफ़ आदमी था, और ये वाज ए मैड मैन। और उस आदमी को जो नफ्सियाती मरीज़ हो उसको ला लाना कोई अच्छी बात तो नहीं है जी। आज अगले मौजू की तरफ, अच्छा जी, चीन और लद्दाख में जो बसूरत हाल बन रही है, बात तो यह है कि वो अरुणाचल प्रदेश में जी, चीन ने वहाँ पर लद्दाख चीन में वहाँ पर अपने गांव बसा लिए हैं। आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि वो एक रास्ता बना रहे हैं, वो हाईवे बना रहे हैं जो कि तिब्बत से लेकर और उसको मिला रहा है अरुणाचल प्रदेश तक, 33 किलोमीटर की और वो जब जाके बैठ जाएंगे इनके ऊपर, सर के ऊपर जाकर जहाँ पर जाके बैठ रहे हैं, और उनको कंट्रोल करेंगे। वो उसके अंदर जो है जो गांव बसाया है, हैरत अंगेज़ तौर पर जब उन्होंने उसका सर्वे किया गया, अब इंडिया को ये मालूम नहीं था कि उसके पास की सरहदें उनकी वहाँ मिलती हैं। अब इनके पास इन्होंने जो प्लान बनाया था वो था कि 3 स्ट्राइक डिवीज़न हमारे पास होने चाहिए, तो वो उसके ज़रिए से हम पाकिस्तान और एक तरफ लद्दाख में लगा देंगे, एक तिब्बत में लगा देंगे, एक पाकिस्तान के लगा देंगे, स्ट्राइक डिवीज़न। इसके अंदर स्ट्राइक डिवीज़न जब हम कहते हैं तो उसके अंदर जो है एटम बम भी होता है, उसके अंदर टेक्टिकल वार हेड भी होते हैं, उसके अंदर साइबर भी होता है, उसके अंदर मैकेनाइज्ड सिस्टम भी होता है, उसके अंदर मतलब फ़ौज का सारा सिस्टम होता है, फ़िज़ाई ताकत होती है, और दूसरी जो चीज़ें होती हैं जो मामूलात की जो हैं वो चीज़ें सारी उसमें मौजूद हो। सैटेलाइट कवर भी होता है जी, फ़िज़ाई कवर होता है, फ़िज़ाइट कवर होता है। तो वो मैंने इस तरह से उसको स्ट्राइकिंग फ़ोर्स कहते हैं। तो हमारे पर तो इन्होंने 8 लगाई थी ना, वो जो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन लगाया था, फिर प्रोएक्टिव PSI जो हम पर एक नया निज़ाम बनाया था, प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव, वो उसमें भी हमने इनको मार दी है, और उसमें भी हमने बार बार जब जो लास्ट जो अलफतह का किया है, दूसरा फिर इनको दूसरा एक दफ़ा शाइन 3 का मिसाइल करके इनको बताया कि भाई आप होश में रहें। फिर हमने जो हरबा हमने आपको बताया था ना कि कितना बड़ा हमने मिसाइल एक बनाया था पुराना, हरबे के अलावा अब दूसरा जो इन्होंने मिसाइल बनाया है जो कि जो टारपीडो है, वो बताते खुद बहुत खौफनाक है। फिर इसके अलावा जो दूसरा हमने एक बार बताया कि CM-400 जो है AKG, वो भी बहुत ख़तरनाक है, वो तो तबाह कर देगा इसको, आपके जो इनका। लेकिन चीन ने इनके साथ चीन ने जो कुछ किया है ना, उस पर लोकसभा में बड़ा वावैला हुआ है। तो ये छुपा रहे हैं। असल बात ये है कि वो इतना दूर दराज इलाका है, लेकिन उस आदमी ने जो वहाँ का मेंबर है उसने कहा भाई तुम क्या बात है, अरुणाचल का जो मेंबर है उसने कहा तुम क्या बात करो, तो कब्जा किए बैठे हुए वहाँ पर। वो बड़ा खूबसूरत इलाका है जी। वो जो अरुणाचल प्रदेश, अब तो हम पहले अगर हमें पता होता तो काश हमें पहला होता तो मैं जाके देखा था, लेकिन जब अच्छे दिन थे तो मुझे तो नहीं मालूम था अरुणाचल में इतना खूबसूरत इलाका है। नहीं, जो मैंने अपने फोटो में देखा उसको, जब चाइना का अरुणाचल प्रदेश पे चाइना का दावा ये है कि वो तो उनका इलाका है, वो ले लेंगे इंशाल्लाह किसी ना किसी दिन। बहस नहीं, वो लिया हुआ ना उन्होंने, आधा तो पहले लिया, मुकम्मल तौर पे पहले तो वो जाते थे वहाँ पर ऐसे तफरीह करने के लिए, फिर वहाँ चलेंगे उसको देखेंगे, वो चाइना मुकम्मल तौर पे ले लेगा तो फिर चाइना का वीज़ा भी तो लेना पड़ेगा ना। जब हम तो इंडिया गए थे तो उसको चले जाते हम। हाँ, लेकिन वो वीज़ा भी उनके लिए तो वीज़ा, उनके यहाँ का वीज़ा इतना मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन अब भाई अक्साई चीन का जो इलाका था ये पहले भी चाइना के पास था, लेकिन ये इन्होंने क्या गलती की बेवकूफ़ों ने, इन्होंने ये की कि एकदम से ये कहा कि जब वो बड़े उनके हवा में आ गए, उड़ गए कि साहब वो अब हमारा जो मोदी आ गया है तो हम अक्साई चीन पर भी हमारा कब्ज़ा, लद्दाख भी हमारा, हम गिलगित बल्तिस्तान भी हम ले लेंगे, हम आज़ाद कश्मीर भी ले लेंगे। तुम्हारी हैसियत नहीं। मैंने आपका वो कहा जाता है जो मुहावरा है कि चेपिद्दी का शोरबा जी, कि तुम्हारी क्या हैसियत है, तुम्हें पता नहीं है कि यू कांट फाइट ए वार, तुम्हारे अंदर यानी वो। अब सूरत हाल ये है कि इस वक्त इन्होंने पूरे इलाके के अंदर, वैसे इन्होंने ये तो ज़रूर है कि जैसे कि अमेरिका ने इस बात का एतराफ़ किया है कि कम वक्त में, लेकिन पूरे इलाके के अंदर जो कुछ भी झगड़ा हुआ है, जिस इलाके को कब्ज़ा किया है, लेकिन उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनाना था
वो मुकम्मल बना रहे हैं। ये बात नहीं है कि वो अपनी जंग की तैयारी नहीं कर रहे हैं, जंग की तैयारी इंडिया पूरी कर रहा है। और उन्होंने कोई मैंने जो पहले बताया था कि कोई 60,000 किलोमीटर का इलाके में उन्होंने रोड बनाई है जी, क्योंकि जो रोड पे थी वो रोड अब इनके पास एक्सेस नहीं था। इस पे मजीद बात करेंगे, ब्रेक का वक्त हो रहा है। ले लीजिए नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आते हैं। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। लेकिन साहब इन्होंने ये किया कि इन बेईमानों ने उन्होंने एक किस्म का 9/11 जैसे करते हैं, इस तरह से वो जो पुलवामा किया, 40 अपने आदमी मारकर जी, और अपनी लाशों के ऊपर इसने जश्न मनाया, जो कि उसका अर्नब सवामी का जो चैट जो है रिलीज़ हुई है। तो अभी सारे हिंदुस्तान के लिए मरने का मुकाम है कि अपने अपने फ़ौजियों को मार कर उनका वज़ीर आज़म उनकी लाशों पर जश्न मना रहा है, उस पर बैठ के शराब पी रहा है। इतना बेगैरत वज़ीर आज़म तुम्हारा है, इंतहा पसंद वज़ीर आज़म है। और उस पर वो जो जर्मन खातून है जी, वो कह रही है कि इन्होंने अपने लाशों के ऊपर अपना 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 ये वज़ारत की कुर्सी रखी हुई है, वज़ारत उज़्मा की कुर्सी रखी हुई है। और वो उस खातून का आप वीडियो दिखाना चाहते हैं, दिखा दें। हाँ, वो चल रही वीडियो, चल रही है जी। तो वो जो बात वो उन्होंने कही है, डच खातून है वो जी, और वो नीदरलैंड की, उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा जुल्म किया है इस आदमी ने कि ख़ुद किया और इसके बाद में उसकी उन लाशों के ऊपर आपने जो है अपने इलेक्शन जीता और फिर कुर्सी पे बैठ गए। तो इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? नहीं, हिंदुस्तान के लोगों के लिए शर्म के मरने का बात है। और उसको अब बैठा के बैठे हुए हैं। भाई उसको उतारो, मारो उसको, उसका दिमाग दुरुस्त करो। बुनियादी फैसला होगा वो इसका होगा, मोदी का फैसला होगा कि वो अगर इसको गुजरने देता है एक इजीली तो वो नॉर्मल तरीके से पास हो जाएगा जी। लेकिन अगर वो इस पर ये चाहेगा कि भाई मेरी अथॉरिटी मुसल्लम हो और फिर उसमें टकराव पे जाएंगे तो गलतगरी होगी जी। तो ये एन मुमकिन है कि ऐसा हो। तो यानी 50% चांसेस हैं। एंड डिसीजन इस बात पे होगा कि भाई मोदी के दिमाग में क्या चल रहा है जी। मैडमैन है क्योंकि किसान तो पुरअमन है, अभी तक तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने पुरअमन भी है और उन्होंने कोई झंडा नहीं जलाया, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया हमारा है और दे हैव बैड, और उन्होंने खालिस्तान का इल्ज़ाम लगाया, उन्होंने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तान के एजेंट हैं। उन्होंने कहा भाई कुछ भी आप इल्ज़ाम लगाओ, हम तो किसान हैं, हम तो गरीब लोग हैं, हम तो ये करते रहते हैं। आप हम जो इल्ज़ाम लगाओ मर्ज़ी है आपकी, और मुतालबा सब जायज़ है उनका, जायज़ मुतालबा जी। लेकिन वो मसला ये आ रहा है कि जो आदमी हैं इस वक्त जो है जंग जो है वो ये है कि गरीबों के दरमियान में और अमीरों के दरमियान जंग है जी। हैव्स एंड हैव नॉट की जंग चल गई है इंडिया के अंदर। और मोदी और वो भी किसान जो हैं, और मोदी उनका जो हैव्स का है उनका जो है तरफदार है जी, उनका रखवाला है, उनकी हिमायत कर रहा है जो कि अमीर लोग हैं बिल्कुल। तो इतना बड़ा गद्दार है वो, बल्कि देखा जाए तो रशिया को भी खिलाफ है, चीन के भी खिलाफ है ज़हनी तौर पर। और वो मैंने और लाइन ऑफ कंट्रोल पे हमारे रोज़ाना उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं रोज़ाना। लेकिन आप यकीन माने आपको खैर बहुत सी खबरें नहीं मिलती हैं, उनकी पढ़ाई अच्छी करते हैं हम, ये बात नहीं है जी। वो उकसार है ना जंग के लिए, नहीं हमें उकसाने की जरूरत नहीं, हम उनको कूट देते हैं उनको, जवाब मिल जाता है। इतनी कुटाई इतनी करते हैं कि वो याद करेंगे बस जी। चलें, तो उन्होंने फिगर जो जारी किया था, अगर उस फिगर को आप देख लें तो कोई मुआवजा नहीं है कि हमने कितने मारे होंगे जी। चले आगे अगले मौजू पे आ जाते हैं। अच्छा, ये फॉरेन फंडिंग केस में जुडिशल कमीशन जो बनाया गया है, अब जो जुडिशल कमीशन उनको एतराज़ है, तो अब जज जो है वो अगर आप बदलना चाहें तो बदल दें, लेकिन उन जज साहब को खुद ही माजत कर लेनी चाहिए वैसे, जब इतने सारे सवालात उठ जाएं। क्यों माजत करे? एक आदमी ने पहले कौन सा नाइंसाफ़ी की, पार्टी से एफिलिएशन रही है तो फिर तो बेकार हो जाएगा ना। किस पार्टी से एफिलिएशन है? वो हॉस्पिटल के भी वो मेंबर में जो बोर्ड ऑफ, फिर गलत बात है। लेकिन फिर बात अगर हॉस्पिटल के अगर मेंबर हैं तो फिर ठीक नहीं है। और फिर उनका रुझान जो है, आप जो है कोई ऐसा काम करें जो मैं हुकूमत को ही चाहिए कि शफाफ करें। क्यों डरते हो? वैसे भी अगर आपका काम जो है, वैसे जो आप फंडिंग लेते थे तो वो
आप खुलेआम लेते थे। जो हमने देखी है, जो आपकी वीडियोस देखी हैं सोशल मीडिया पर, उसमें तो आप क्लीन नज़र आ रहे हैं। तो फिर आप क्यों डर रहे हैं? अगर आप डर रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि आप फिर गड़बड़ है। और 6 साल नहीं अगर लटकाया गया है मामले को, तो यकीनन कुछ ना कुछ खराबी है। नहीं, खराबी का मसला नहीं होता, मसला ये होता है जहन में उसमें कम्प्लिकेशंस होती हैं। अमूमन आदमी, अब देखिए ना, अब वो पहले क्या हुआ था आपको देखिए ना, जब ये ब्रॉडशीट का केस आया, इन्होंने जश्न मनाया मुस्लिम लीगियों ने जी। आज उसे कह रहे हैं कि वो भी जो है वो भी बेईमान आदमी है, वो भी करप्ट आदमी। आज का जो बयान आया है इनका मुस्लिम लीग, वो 2 दफ़ा सज़ा हो चुकी है उनको वैसे। भाई तो पहले दिन ही बोलना चाहिए था। नहीं तो पहले तो जश्न मना रहे थे। वो इसलिए बना रहे थे कि वो पीटीआई के खिलाफ समझ रहे थे कि ऐसा कुछ होने वाला है। देखो तो यही मसला है कि वो अंदर नहीं देख रहे थे क्या ये जल्दी मैंने पहले दिन ही देख लिया था कि वो सारा केस इनके खिलाफ है। वो कहता अब भाई मैं आपको इनकी जो है, जो पहला जो इंटरव्यू उस लड़के ने, जो उसका नाम है, जो जिसने इसका इंटरव्यू किया था, जो डॉन में भी छपा, जिसने दुनिया शो मचाया, वो उसने जब हमने उसको पढ़ा, उसमें कहा इनकी जायदाद दुनिया के हर मुल्क के अंदर है, इवन रशिया के अंदर है। बताइए। हाँ, अभी मजीद जायदादों के बहुत जायदाद है इनके पास, अभी आने वाली है अभी। हाँ, ये तो फंस जाएंगे, दे आर अंडर फायर। ये देखिए, ये जैसे छेड़ेंगे इस बात को, ये पनामा 2 है। नवाज शरीफ साहब ऐसे खुशनसीब आदमी हैं, कोई ना कोई रास्ता निकाल लेते हैं। नहीं निकलेगा उनके। अब आप उनको देखें, आप उनके चेहरे को अगर आप गौर से देखें, कहाँ एक खूबसूरत चेहरा था। अब मैं मिसाल नहीं दे देता हूँ, अब क्या लगता है उसके अंदर, वो मैं बुरा लफ्ज़ है, मैं मिसाल देना नहीं चाहता हूँ। बेईमानी करेंगे तो जाहिर है कुछ ना कुछ तो होगा। वो देखिए ना, वो आज आदमी के चेहरे पर आया हो जाती है आपकी जो बदकारी जो होगी ना, जाहिर है बिल्कुल। अच्छा, लोगों का पैसे खाया है आपने, और किस तरह से खाया है कि आपने पहले सड़क बनाई, उसमें कमीशन अलग खाया, और फिर इनकारी हैं, और फिर वो सारी जो रोड आपने जो ज़मीनें बेची हैं जी, जो उसकी मोटरवे की इस साइड की ज़मीन, इस साइड की सारी ज़मीनें आपने ख़रीद ली, फिर उनको बहुत महंगे दामों में बेचा है जी। फिर मैंने जाहिर है कि वो जो पीली टैक्सी आई थी उस तक से तो आपने, जब मैंने पीली टैक्सी का जिक्र किया, कहने का कैसे आए हो, जब पहली दफ़ा मुलाकात हुई इनसे, 20 मिनट की मुलाकात थी 1 to 1, तो मुझे कहना कैसे आया, मैंने कहा आपकी पीली टैक्सी में आया हूँ। यकीन मान लीजिए कि चेहरे का रंग उड़ गया। उस वक्त मुझे एहसास हुआ कि पीली टैक्सी इसकी कमज़ोरी नहीं है, इसमें गड़बड़ की है। वही ना, कोई मैं तो एज ए प्राइड कहा था इसको। जी, 1 मिनट है और एक अच्छी खबर है सिंध के लिए। और बड़ी देखिए, लाड़काना का इंडस्ट्रियल एस्टेट बन रहा है जी। तो आप ये देख लीजिए कि आप नहीं, पहले भुट्टो साहब ने ये काम किया था कि जो कराची के पैसे होते थे वो लाड़काना में लगाते थे, लेकिन लाड़काना के आपने हालत देख ली थी, वहाँ भी लूट मार करते थे, उस वक्त भी लूट मार करते थे, अब भी लूट मार कर रहे हैं। लेकिन आपके कराची के लोगों के लिए ये एक बड़ी खुशखबरी है कि उनके लिए कुछ नहीं है, तो और लाड़काना के लिए वो बन रहे हैं मेरे साहब। लेकिन 12 इंडस्ट्रियल एस्टेट अगर वो बना रहे हैं तो आगे भी उनके कुछ अजला में प्लान है। नहीं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, अच्छी खबर भी है। आवर प्रोविंस जी, वो तरक्की करे, ठीक है, लेकिन उसमें तो ये पैसे खाते हैं, बैलेंस रखना चाहिए। नहीं, पैसे खाते हैं ये तो। और दूसरी बात ये है कि बैलेंस नहीं रखेंगे, इसलिए कि इस वक्त आपने देख लिया कैसा बैलेंस रखा। आपने उनको कच्चा किया कि वो उनको एजेंट बनाया, राह का बनाया, वो इस वक्त अपने इसमें पड़े हुए हैं। अब वो जब मैं उनसे ये कहता हूँ, अब जैन साहब क्या गलत बात कहता हूँ, मैं कहता हूँ भाई रास्ता छोड़ दो, बजाय इसके क्या आपको मारें कूटें, हम आपसे लड़ाई करें। हम कहते हैं बेटा रास्ता छोड़ दो, तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम कच्चे हो चुके हो। चलिए, बहरहाल एक मुबारकबाद तो लाड़काना के अवाम को, हम लाड़काना को भी देते हैं, सिंध हुकूमत को भी देते हैं, कोई बात नहीं, हमें तो हम तो फराग दिल लोग। जी, उनको मुबारकबाद और मजीद अच्छे काम करें वो। जी, बिल्कुल। वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही। आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।